हेलो श्रोताओं, नमस्कार। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे रजनी मोरवाल की लिखी कहानी लकड़ी का बुरादा। तो सुनते हैं कहानी लकड़ी का बुरादा। घर के पिछवाड़े चूल्हे पर बनी देगची में पानी के बड़े बड़े बुलबुले बन बन कर छूट रहे थे। जया को समझ नहीं आता कि दरअसल पानी खौलता है तो बुलबुले उबलते हैं अथवा बुलबुलों के उबलने पर पानी खौलता है। खैर, जो भी हो, फिलहाल तो उसे कपकपी चढ़ी थी। दांत किटकिटाने लगे थे उसके। इतनी कड़ाके की ठंड में शाल स्वेटर सब नाकाम। लेकिन पहले तो उसे ऐसी ठंड नहीं लगती थी। पहले यानी कि उसकी कुल उम्र 30 बरस में। हाँ, लेकिन वह माँ भी तो अब बनी है। शरीर कैसा कच्चा कच्चा सा हो आया है उसका। घर में खासी चहल पहल है। हर बात में खिलखिलाने का जैसे दौर पड़ा है घर वालों को। बिन बात ही सब हंसे जा रहे हैं। बीच बीच में लोग उसके पास आते हैं। हिदायतों और अनुभवों के छोटे छोटे पुलिंदे उसे पकड़ा जाते हैं और उसके नवजात पर आशीर्वाद की झड़ी लगाकर सीधे रसोई का रुख कर लेते हैं। रसोई से आती पकवान की खुशबू हवा के साथ जया के नथुनों में प्रवेश कर गई थी। उसने बैठे बैठे ही थोड़ी खुलकर भीतर सांस खींची। तभी एक आवाज़ आई, क्या हुआ बहू, अभी तक यूं ही बैठी हो? राहुल की बुआ कुर्सी सरकाकर उसके करीब बैठ गई थी। जी, बस बुआ, आपका ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे बताया गया है कि शगुन के मुताबिक आप ही 11 दिनों तक मुझे नहलाओगी। उधर देगची में खौलते पानी में कई बुलबुले एक साथ टकराते फिर फूटकर सतह पर फैल जाते। रोज़ यही सिलसिला देखना उसे सुहाना लगा था। बुआ ने कुछ लकड़ियाँ चूल्हे में सरकाते हुए कहा था, पानी ज़्यादा गर्म होगा तो देह में सिकताव अच्छा हो जाएगा। कुछ देर रुक जा बिट्टो, तनिक मैं चूरन भी खा लूँ। तंबाकू को हथेली पर घिसते हुए बुआ ने अपनी दाहिनी आंख दबा दी थी। बुआ, मैं बच्ची नहीं हूँ कि तंबाकू को चूरन मान लूँ। आप तंबाकू खाना छोड़ क्यों नहीं देती हो? कुछ आदतें कभी नहीं छूटती बिट्टो, तो कुछ आदतों को हम ही नहीं छोड़ना चाहते। बुआ ने एक ठंडी सांस छोड़ी थी। अचानक भीतर से मुन्ने की रोने की आवाज़ सुनकर जया चौंकी थी। इतनी जल्दी उठ गया? तू बैठ, उसे मैं ले आती हूँ। तनिक दूध पिला देगी तो आराम से सो जाएगा। तब तक पानी भी और खौल जाएगा। उफ, फिर स्तन चुसवाने पड़ेंगे। जया ने अपने सीने को गौर से देखा था। अच्छी खासी साइज है, फिर भी दूध उसकी छातियों में उतरता ही नहीं था। मेहरी की बेटी को देखो, पतली दुबली काया है, पर काम करते करते भी दूध पसीज कर बहने लगता है। वह खिसिया कर ओढ़नी को छाती से कसते हुए बड़बड़ा उठती है, शायद छोरे ने याद किया होगा, सुबह से निकली हूँ ना। तुम कुछ दिन छुट्टियाँ क्यों नहीं ले लेती? जया ने उस पर तरस खाते हुए कहा था। छुट्टी करूँगी तो खाएंगे क्या बहुरानी? पेट खाली रहेगा तो छाती भी सूख जाएगी। जया सोचने लगती है, उसका पेट तो भरा रहता है, फिर क्यों दूध नहीं उतरता। ले, प्यार और ममता से दुलार कर छाती से लगा तो दूध भी उतर आएगा। बुआ ने मुन्ने को जया की गोद में थमाते हुए कहा था। बुआ न जाने कैसे उसके मन की बात भाप गई थी। मुन्ने को थामते हुए अचानक जया की कलाइयाँ लचक गई थी। कलाइयों में भार उठाने की तनिक भी क्षमता न बची थी। पीठ अलग दर्द से दोहरी होती जा रही थी। इन दिनों उसे यूं प्रतीत होता था मानो देह की सारी ऊर्जा कहीं निचूड़ चुकी हो। शरीर का ऐसा कोई कोना न था जहाँ टीसों ने अपना कब्जा न जमा रखा हो। गोद में मुन्ना चुसड़ चुसड़ कर रहा था और जब वहाँ कुछ न मिलता तो वह जोर जोर से रोने लगा। जया की रुलाई फूट पड़ी। घर के भीतर से बड़ी बुजुर्ग महिलाएं उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगी थी। हर कोई जानना चाह रहा था कि मुन्ना क्यों रो रहा है। आजकल यही तो होता है, जैसे ही मुन्ना रोता है सब उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, जैसे उसने बच्चे पालने में कोई डिग्री ले रखी हो। ये लोग क्यों नहीं समझते कि वह पहली बार माँ बनी है और उसके लिए भी मुन्ने को समझना उतना ही मुश्किल है
जितना सबके लिए। उसकी चिंता तो कोई नहीं करता, जबकि वह दिन रात सो नहीं पाती। जया की दिनचर्या बिल्कुल बदल गई थी, मानो एक नई समय सारणी बन गई जो मुन्ने के हिसाब से चलती हो। उसकी घड़ी में दिन रात मुन्ने के हिसाब से ही निश्चित थे, जबकि जया की बॉडी क्लॉक कुछ और ही चाहती थी। बच्चा क्या सिर्फ उसी का था? इस प्रक्रिया में राहुल का भी तो बराबर का योगदान है। फिर क्यों सिर्फ जया की ही जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है? माना कि बच्चे के जन्म में माँ के शरीर का उपयोग होता है, पर भ्रूण तो माता पिता दोनों से मिलकर बनता है। राहुल आराम से परिवार के साथ बैठा ठहाके लगाता है तो जया का खून खौलने लगता है। एक दिन जया ने उससे पानी का गिलास मांग लिया था तो उसकी माँ भड़क उठी थी। बहू रानी, हमने तो कभी काम नहीं करवाया राहुल से, और तुम आते ही हुक्म चलाने लगी। माँ का लाडला, दादी का दुलारा, बहनों का प्यारा और घर का चिराग। राहुल उसे पानी का गिलास पकड़ाते पकड़ाते रह गया था। अजीब सी स्थिति से बचकर राहुल पास में रखी टेबल पर गिलास रखकर चलता बना था। मगर मेरे मायके में तो भैया पापा सब काम में हाथ बटाते होंगे, पर राहुल को हमने हथेलियों में पाला है। उसके पापा के जाने के बाद घर में यही एक पुरुष था, इसलिए सबका लाडला है। राहुल की दादी थी, मैं थी, और इसकी दोनों बहनों के रहते इसे क्या ज़रूरत पड़ी घर का काम करने की? काम तो हम अपने लिए करते हैं मम्मी जी। रहने दो तुम बहू, तुम्हारे मायके के कायदे नहीं चलेंगे हमारे घर में। वह मायका था जहाँ से वह आई है, और ये ससुराल है जो इनका घर है, तो भला मेरा घर कौन सा है? जया के कच्चे कच्चे से शरीर में दर्द की एक लहर दौड़ पड़ी थी। जचकी में आए टाके टीसने लगे थे। दर्द बाहरी था या अंदरूनी, पर था जरूर। वह मुन्ने को सुलाकर बरामदे में चली आई थी। लो महारानी, यूँ खुले में चली आई। ठंड लग गई तो मुन्ने को भी ठंड लग जाएगी। अब ये गांठ बांध लो बहू कि तुम्हारे शरीर के हिसाब से ही मुन्ने का शरीर रहेगा। तुम बीमार हो तो वह बीमार, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखो। अजीब चिढ़ होने लगी थी जया को इन हिदायतों से। वह चिल्ला कर कहना चाहती थी कि वह अपने बच्चे को शक्त बनाना चाहती है, उसके बाप की तरह नहीं, लेकिन वह चुप ही रही। आखिर ये घर उसका ससुराल जो था। मायके में थी तो माँ बाबूजी कहते थे कि बेटा जो करना है ससुराल जाकर करना, वही तुम्हारा घर होगा, और यहाँ आई तो सुनना पड़ता है कि जो शौक मौज मस्ती करने थे अपने मायके में कर लिए बहू, अब ससुराल के नियम चलेंगे। सच ही तो है, लड़कियों के नियम कहीं नहीं चलते, न मायके में न ही ससुराल में। उन्हें अपनी मर्जी का जीवन भला कब नसीब होता है? उन्हें तो वही जीवन जीना पड़ता है जो दूसरे उसके लिए निर्धारित करते हैं। पिता घोर धार्मिक थे। जया के दोनों भाइयों की जन्म पत्री में उन्हें कुछ नजर आया था या नहीं, लेकिन जया की कुंडली में उन्हें मांगलिक दोष जरूर नजर आया था। न जाने उसमें मांगलिक क्या था, बहरहाल दोष जरूर उसकी किस्मत पर मढ़ दिया गया था। क्या पता कौन सा गणित खोजा था पिता ने उसके सौभाग्य के लिए। बचपन से ही उसे रटा दिया गया था कि 30 बरस तक उसे कुंवारे ही रहना होगा, वरना उसके जीवन में कुछ बुरा घटित होगा। इस बुरे के भय से पिता को तो उसने बचा लिया था, साथ ही अपने सपनों को भी उसने तह लगा के संदूक में बंद कर दिया था। एक रोज पिता और माँ का संवाद सुना था उसने कि कर्ज में डूबे पिता ने अपने रिटायरमेंट तक उसे रोके रखने के लिए कुंडली का उपयोग काम लाया था। उसकी उम्र के 30 बरस और पिता के रिटायरमेंट का तमाम झोल उसकी समझ में आ गया था। रिश्तों की इस गणित ने उसके मन को लगभग मार ही दिया था। इस बीच उसका छोटा भाई ब्याह चुका था और एक बच्ची का पिता भी बन चुका था। उसी बच्ची में जया ने अपनी खुशियाँ तलाशनी शुरू कर दी थी और उसी बच्ची के स्कूल में नौकरी कर ली थी। अपनी उम्र में लगे 30 के आंकड़े को पार करने का इससे बेहतर उपाय और भी हो भी क्या सकता था। पूरे 36 बरस बाद पिता ने एक रोज़ उससे कहा था कि जा जया, अब जी ले अपनी ज़िंदगी।
और उसका हाथ थमा दिया था राहुल के हाथ में, जो कि अपने 40 वर्षों के जीवन में 2 स्त्रियों का हाथ भी इसी तरह थाम चुका था। जया ने सुना था कि राहुल की उससे पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। एक को उसने छोड़ दिया था तो दूजी ने उसे छोड़ दी थी। जया ने इसे समझौता मान लिया था। उसकी भी उम्र कौन सी विवाह लायक बच्ची थी, एक रस्म थी जिसे निभानी थी। उसने अपने कौमार्य की सांत्वना स्वरूप उसने सुना था, जो बीती ताहि बिसार दे, सो जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प किया था जया ने। विवाह की पहली ही रात उसे बता दिया गया था कि बस अगले बरस उसे इस परिवार का वारिस देना होगा। हंसी थी जया स्वयं पर। ले जी ले अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जया। यहाँ तो पहले से ही शतरंज की एक बिसात बिछी है, जिसमें इस बार वह दांव पर है। पहली रात बीतने पर राहुल उसे एक पति ही सा लगा था, एक आम पति जिसने अपने पिता को बचपन में खो दिया था और अब तक का जीवन उसने अपनी दादी, माँ व 2 बहनों के साए में बिताया था। उसे कंठस्थ था कि वह परिवार का एकमात्र पुरुष है, जिसे इस संसार में सुरक्षित रखना है ताकि वह परिवार का वंश चला सके। हाँ, पुरुष तो वह था, किंतु क्या पौरुष भी था उसमें? ये बात जया पूछ नहीं पाई थी अब तक, लेकिन वह इन स्त्रियों के जीने का आधार ज़रूर था। न नौकरी, न अन्य कोई जिम्मेदारी, बस खाना पीना और सिर झुकाकर मुस्कुराना। यह आदमी खुलकर मुस्कुरा भी नहीं सकता था। क्या पुरुष को सिर्फ एक चीज़ ही पुरुष बनाती है? वह चीज़ भी किस काम की, जब बच्चे पैदा करने के लिए भी IVF का सहारा लेना पड़े। उफ, क्या हुआ बहू, कुछ सोच रही हो? बुआ ने उसके हाव भाव देखकर पूछा था। आपने चूरन निपटा लिया हो तो मुझे नहला दीजिए। जया को ऊब होने लगी थी यूं बैठे बैठे। लाओ, मुन्ने को तुम्हारी सास संभाल लेगी, तब तक तुम सिर में तेल लगा लो। सरसों के तेल में मैंने जायफल भी मिला दिया है, जापे में सिर कच्चा कच्चा हो जाता है। बुआ अपनी ही धुन में थी। हाँ, वे मुन्ने को संभालना खूब जानती है, जया बड़बड़ाई थी। हैं? बुआ कुछ समझ नहीं पाई थी शायद। जल्दी आना बुआ, वरना मुन्ना फिर उठ जाएगा। जया से मोड़े पर बैठा भी नहीं जा रहा था। दोनों कूल्हे इंजेक्शन लगवा लगवा कर छलनी थे। जब थक गई थी तो उसने सबसे छुपकर अपने छोटे भाई को रिपोर्ट भेजी थी। भाई ने डॉक्टर की सलाह करके बताया था कि दरअसल कमी जया में थी ही नहीं। उसे न तो किसी दवा की ज़रूरत थी, न इन इंजेक्शनों की। उसने अगले दिन सास को मना कर दिया था कि अब वह इंजेक्शन नहीं लगवाएगी, क्योंकि वह मां बनने में पूर्णतया सक्षम है। राहुल भड़क गया था सुनकर कि जया अब उसका चेकअप करवाना चाहती है। मुझ में कोई कमी नहीं है, तुम 36 की हुई हो, औरतों में शारीरिक बदलाव आते हैं, आदमियों का क्या? राहुल गुर्राया था। तुम भी तो 40 के हुए, क्या पता कमी तुम में ही निकले, और न भी निकले तो फिलहाल मेरी रिपोर्ट तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारी बारी है। यदि वारिस चाहिए इस घर को तो। सकते में आ गई थी राहुल की माँ। तौबा, इतनी जुबान दराजी! तुमसे बेहतर तो वे दोनों थी। हाँ, यकीनन वे बेहतर होगी, इसलिए छोड़कर चली गई, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जया के जवाब पर पूरे घर में कोहराम मच गया था। फिर उसके बाद उस पर बंदिशें लगाई जाने लगी थी। उसके फ़ोन सुने जाने लगे थे, मोबाइल पर संदेश व व्हाट्सएप बंद करवा दिए गए थे और मायके जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जया ने अपने आप को ककून में तब्दील कर लिया था। परिस्थितियों के हिसाब से जीना उसकी आदत बन चुकी थी। अब वह सुबह जल्दी उठ जाती, अपने आप को घर के कामों में लगा देती थी। राहुल का रवैया एक चुप्पी में तब्दील हो गया था, किंतु घर में जया पर टोका टाकी का बढ़ता सिलसिला असहनीय होता जा रहा था। ये सुबह सुबह ओट किसके लिए लाल कर लेती हो? उसकी बड़ी ननद ने कहा था। वे अपने तलाक के बाद अपने बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। शुरुआती कुछ दिनों तक तो उनका व्यवहार जया के प्रति सामान्य था, किंतु धीरे धीरे
उनकी दखल अंदाजी बढ़ती गई थी। मैं नवविवाहिता हूँ, श्रृंगार और किसके लिए करूँगी दीदी? हमारे घर में ये सब नहीं चलता, जया को जवाब उसकी सास ने दिया था। मैं शादीशुदा हूँ मम्मी जी, सजना संवरना मेरा हक है। जया के जवाब पर घर में रोना धोना मच गया था। सास को लग रहा था कि जया ने उनके वैधव्य पर तंज किया था, तो उसकी बड़ी ननद को लग रहा था कि ये ताना उसकी ओर उछाला गया था, जबकि जया ने वही कहा था जो सच था। अगले ही दिन राहुल उसे मायके छोड़ गया था। जया को न किसी बात का अब दुख था न सुख। उसे न किसी बात पर हंसी आती थी न ही किसी पर क्रोध। अपने तर्कों में उन्हें दोषी ठहराने के बजाय उसे तो राहुल की दादी, माँ व बहनों से सहानुभूति होने लगती। अपने बेटे, पति और पिता से बिछड़ी ये स्त्रियां उसे निहायत डरी सहमी लगती। ऐसी स्त्रियां जिन्हें अपने वजूद के लिए हर कदम पर एक अदत्त पुरुष की आवश्यकता थी, बस उसे यदि शिकायत थी तो राहुल से। काश कि वह भी समझ पाता ये सारी साइकोलॉजी। वह समझ पाता कि वह सिर्फ किसी के नाम का वारिस भर नहीं, बल्कि एक इंसान भी है। समाज के नियमानुसार उसे अपने व्यक्तित्व को भी सुदृढ़ बनाना होगा। एकाकीपन में ये सारे सवालों के जवाब जया स्वयं ढूंढती, क्योंकि राहुल ने बातचीत के सभी रास्ते बंद कर रखे थे। वैसे भी जया का मानना था कि जहां आपसे समझ न हो वहां संवाद संभव हो भी नहीं सकता। बंद घरों में हवाएं दस्तक तो दे सकती है, किंतु भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। महीनों तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली थी। मायके में सब चिंतित थे। जया ने भी नियति को कबूल कर लिया था। पुरानी नौकरी पर लौटने का मन बना लिया था। इसमें भी परेशानियां कम नहीं थी, क्योंकि अब निजी स्कूलों में नए शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाने लगी थी। अनुभवी शिक्षकों के मुकाबले कम वेतन के एवज में ऊर्जावान और युवा शिक्षक अधिक फायदे का सौदा जो थे। उधर छोटे भाई की पत्नी भी दबेश्वर में जया के लौट आने का विरोध कर रही थी, किंतु जया के पास जाने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था। वक्त इंसान को चुप रहना सिखा देता है। जिस घर में जया सारा दिन चहकती थी, उसी आंगन में अब वह गूंगी गुड़िया बनकर रह गई थी। जया ने अक्सर सुना था कि वक्त सूखी रेत की मानिंद होता है, जिसे लाख मुट्ठी में कैद करना चाहो, किंतु दुनिया की कोई भी करामात उसे हथेलियों से फिसलने से रोक नहीं सकती। जया ने इस सीख को जेहन में उतार लिया और फिसलते वक्त को थामने में नाहक ऊर्जा व्यर्थ किए बिना मौन धारण कर लिया था। वह बस जीने लगी, चुपचाप, बिना किसी उम्मीद व आकांक्षाओं के। उसने चुप्पी की चादर को अपने इर्द गिर्द कसकर लपेट लिया था। लेकिन चुप तो जया थी, उस घर में रहने वाले लोग नहीं। वे तो अपने भीतर भयंकर शोर महसूस कर रहे थे। इसी शोर की ध्वनि एक रोज उसके ससुराल में सुनाई दी थी, जब जया के भाभी भाई ने राहुल के घर वालों को धमकी दी थी। धमकी का असर था या कोई और कैलकुलेशन कि राहुल आकर उसे लिवा ले गया था। इस बार जया के साथ राहुल ने भी अपना चेकअप करवाया था। कमी राहुल में ही थी। डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया था कि राहुल पिता बनने के लायक नहीं। उसके वीर्य में शुक्राणु बनते ही नहीं थे, किंतु जया आईवीएफ प्रक्रिया से मां बनने में कामयाब हो सकती थी। तीसरे प्रयास में जया ने गर्भ धारण कर लिया था और नतीजतन अब मुन्ना उसकी गोद में था। बारिश पाकर घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों से घर भर गया था। जचकी के 9 दिन बाद कुआं पूजन के लिए शगुन के हिसाब से राहुल की बुआ को जया को नहलाने का काम सौंपा गया था। चलो तुम्हें नहला दूं बहुरानी। बुआ की आवाज़ से जया की तंद्रा टूटी थी। संभला आई मुन्ने को? हाँ, तुम्हारी सास ने बातों में लगा लिया था बिट्टू, वरना तुम तो जानती हो हमको तो ज़्यादा बात करने की आदत ना है। हाँ, मैं जानती हूँ बुआ, आपको ये आदत ना लगी, लेकिन मैं ज़रूर अपने आप से बातें करती हुई बहुत पीछे निकल गई थी। हाय दैया, मैं तो तुमको यहीं बैठा छोड़ गई थी और तुम मुझे यहीं बैठी मिली, फिर तुम किधर पीछे चली गई थी? बुआ की हैरानी भरी आंखों में कौतुक के प्रश्न झड़ रहे थे।
अरे बुआ, जीवन के सफ़र में पीछे, यानी कि अपने विचारों में। अच्छा, लो चलो नहा लो जल्दी। मुन्ने के नामकरण के लिए पंडित जी पधार गए हैं। जया को नहलाकर बुआ उसके बाल संवारने लगी थी। घर की स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। ढोलक की थाप से पूरा घर गूंजने लगा था। तो इधर दरवाजे पर जया के मायके वाले भी आ पहुंचे थे। सब खुश थे और जया वह भी खुश थी, बस उसकी देह के कुछ कोने कोने रह रहकर टीस रहे थे। यज्ञ से उठती महक से पूरा घर सुगंधित था। राहुल व जया पंडित जी के बताया अनुसार हवन की पवित्र अग्नि में घी, तिल, जौ, शहद व शमीधा का अर्पण कर रहे थे। मंत्रोच्चार के साथ साथ पंडित जी ने मुन्ने की जन्म कुंडली बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। जया के सामने अतीत के दरवाजे एक एक कर खुलने लगे थे। तभी पंडित जी ने कहा था, हाँ तो जजमान, बच्चे का नामकरण ल वर्ण से शुरू होगा। सारे रिश्तेदार बच्चे के अलग अलग नाम सुझा रहे थे। तभी राहुल ने जया से पूछा था, तुम क्या नाम रखना चाहोगी मुन्ने का? जया की दृष्टि हवन कुंड में मंद पड़ती जाती समिधा की अग्नि पर टिकी हुई थी। पिछले 2 घंटे से गोद में मुन्ने को लेकर बैठी जया की पीठ में दर्द की लहर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा था। वह चाहती थी कि कोई उसकी गोद से मुन्ने को ले ले तो वह अपनी पीठ सीधा कर ले। क्या तुम इसे कुछ देर लोगी? जया ने राहुल की तरफ कातर दृष्टि से देखते हुए पूछा था। राहुल ने मुन्ने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि तभी राहुल की माँ ने उसे टोक दिया था। अरे तू इसे क्यों उठा रहा है? इसको माँ की गोद में ही रहने दे, जरा देर ही की तो बात है। फिर उन्होंने पंडित जी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा था, पंडित जी आप ये नाम सुझा दीजिए। लकड़ी का बुरादा। जया अचानक उठ खड़ी हुई थी। सब चौंक कर जया को देखने लगे थे। क्या क्या कहा तुमने? लकड़ी का बुरादा? जया ने सामने हवन कुंड की ओर इशारा किया था। राहुल के साथ सभी चौंक कर जया को देख रहे थे। वहाँ शमीधा की आंच अब कुछ मंद पड़ने लगी थी। हवन कुंड में कुछ गीली लकड़ियों से लकड़ी का बुरादा झड़ रहा था। पंडित जी ने उस रोज नामकरण का जिम्मा जया पर छोड़ दिया था। जया ने दर्द से कराहते हुए अपनी पीठ सीधी की थी। फिर जोर से कहा था, मैं अपने बेटे को लकड़ी का बुरादा नहीं बनाना चाहती और न ही मुझे इसकी कोई जन्म कुंडली बनवानी है। राहुल असमंजस में खड़ा था, कभी जाती हुई जया को तो कभी लकड़ियों से झड़ते हुए बुरादे को देख रहा था। तो ये थी कहानी लकड़ी का बुरादा। यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।